सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आवाज उठाई कि जनाब हमारे क्लाइंट से मुलाकात करने, आप ये कहते हैं केस सुनने हैं तो क्लाइंट से मिलना तो हमारा हक है ना। जिस आदमी में केसेस हैं हमें जाकर उससे मुलाकात करने दें, हम उससे बात करते हैं, हम आएंगे, केस लड़ेंगे, हमें मुशावरत का वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए अपने क्लाइंट से मिलने का। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे कोई रिलीफ इसमें नहीं दिया, ना इस पे फैसला किया। आज फिर ये केस लगेगा, हो सकता है कि अदालत दूसरी तरफ की बात सुने और उसके बाद आज कोई मुलाकात के लिए हुक्म दे दे, क्योंकि देखिए 8 फरवरी से डरे हुए थे और उनके सियासतदान। 8 फरवरी तो गुजर गया, तो क्या हुआ 8 फरवरी? अब आगे बजट आ रहा है, बजट से डर जाओ, आगे रमजान आ रहा है, रमजान से डर जाओ। ये डरे डरे बेचारे अपना इक्तदार पूरा करेंगे। अब कब तक बेचारे डर डर के गुजारा करेंगे? अब इनके डर की कीमत पूरी कौम चुकाना शुरू हो गई है। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बगैर अभी वो पाकिस्तान को चलाएगा, तो पाकिस्तान की कौम ने ये जिद पकड़ी हुई है कि वो नहीं चलने देगी। तो आप जो मर्जी कर ले, ये मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स और बाकी लोग कहते हैं कि जो रिपोर्टें इमरान खान साहब की हमें दी गई हैं वो झूठी मेडिकल रिपोर्टें हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में बैठकर कह दिया कि 500 सियासतदानों को भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। 500 सियासतदान, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ही ना भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल वाडा साहब, आप खुद कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप खुद भी एक सियासतदान है। कायदे आजम कौन थे? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थे। कायदे आजम की बहन कौन थी? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थी। बेनजीर भुट्टो भी एक सियासतदान थी। जिस जरदारी को आप कल मिलकर आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी एक सियासतदान है। ये तो सारे लोग सियासतदान है। सियासतदान बुरे नहीं है, उन्हें बुरा बनाया जाता है। और पीटीआई का जलसा रोकना तो इनको आता है। दरियाए चनाब का जो पानी भारत रोक रहा है, उस पे भारत को कैसे रोकना, भाई ये तो बताए ना। ये काम भी आपके करने वाला, करें ये काम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छोटा मोटा झगड़ा शुरू हो गया और उसमें जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो भी आ गई। वो कहते हैं जी हमें बात नहीं करने देते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही लोग हैं, वो उन लोगों का नाम दे देते हैं जो लोग नरम नरम बातें करते हैं असेंबली के अंदर। मैं सख्त बात करता हूं तो बात नहीं करने देते। बात ये ठीक है। देखें, अपोजिशन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है पार्लियामेंट में। बदतरीन कारकर्दगी, टके की कारकर्दगी दिखाई, इसकी कोई कारकर्दगी ना हो। उस हुकूमत के खिलाफ तो अपोजिशन को मजे आ जाते हैं काम कर, लेकिन ऐसी घटिया अपोजिशन की है। बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उन्होंने कहा बात करनी, किसने बात की? गजा में फौज भेजने के ऊपर बात करनी, किसने बात की? किसी ने किसी को अकाउंटेबल किया? कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा। फिर जनाब शुगर स्कैंडल के ऊपर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आटा स्कैंडल के ऊपर आवाज उठाई? नहीं उठाई। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। मईशत की तबाही के ऊपर किसी ने बात की? नहीं की। पेट्रोलियम लेवी इतनी बढ़ गई 100 रुपए के करीब, किसी ने बात की? हमें दिखाई नहीं देता। बिजली और गैस की पीआईए इन्होंने जनाब अर्जा ऐसे ही बेच दिया, पीआईए उठा के इन्होंने ओने पोने दे दिया, उसके ऊपर बात की। पंजाब में 2000 से ज्यादा जाली पुलिस मुकाबले हो गए, उसके ऊपर किसी ने बात की? कोई बात नहीं। इतना मार्जिन है, इतना बेड़ा गर्क किया है वफाकी हुकूमत ने। मैं आपको स्कैंडल गिनवाऊं ना तो इनके दर्जनों ऐसे स्कैंडल हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कौमी असेंबली में और सेनेट में। लेकिन ये जब आते आगे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। इमरान खान साहब की कैद पे थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है इस पे बात की, और जनाब थोड़ी सी इधर उधर की बात करके तो निकल जाते हैं। और भाई अकाउंटेबल करें हुकूमत को और इदारों को, उनसे पूछेंगे, जवाब दो भाई किधर हो तुम लोग। असेंबली के अंदर कारकर्दगी जीरो है, जीरो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मादरत के साथ, और ये है तहरीक इंसाफ की टके की कारकर्दगी इन्होंने नहीं दिखाई। इतनी बुरी गवर्नेंस अगर किसी भी हुकूमत की होती, फर्ज करें पीटीआई की होती ना, इतनी बुरी गवर्नेंस तो नवाज शरीफ की पार्टी ने इनको नाकों चने चबवा देने थे, इनको धूल चटा देनी थी। लेकिन तुफ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे हैरत होती है, इतने नालायक है। यानी किसान तबाह बर्बाद हो गया, उसकी इन्होंने आवाज नहीं उठाई, और आवाज उठाई तो ऐसी गोल। और भाई इशू को उठाओ, सारी पार्टी उस इशू पे चढ़ जाओ, उस इशू के ऊपर हुकूमत को दीवार के साथ लगाओ, हुकूमत से अकाउंटेबिलिटी करवाओ, बार बार हुकूमत से उसका जवाब तलब करो। इन्होंने किया ही कुछ। किसान रुल गया, मजदूर रुल गया, आम आदमी रुल गया, तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया, तलबा जो है वो खुमार हो गए, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई, हर दूसरा आदमी गरीब हो गया। क्या किया अपोजिशन? और भाई हुकूमत तो गंद मार रही है, अपोजिशन तो अपना काम करे। ये मोजज़े के इंतजार में ही रहते हैं। पाकिस्तान में हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया, वो सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी यूएन का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याया अफरीदी से, तो एन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब यूएन के वफद ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस हुए जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई।
सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं, वो जाके स्टडी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो ये सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेला अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया या अफरीदी ने। या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता। नाज़रीन खबरें और भी हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको अभी, एक तो इमरान खान साहब के बेटे को वीजा नहीं दिया गया, उनके बेटों को उन्होंने वीजे अप्लाई किए थे पाकिस्तान के, उन्हें वीजे जारी नहीं किए जा रहे और कहा जा रहा है तकनीकी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम वीजे नहीं दे रहे। पता नहीं पाकिस्तान का वीजा अमेरिका के वीजे से भी मुश्किल हो गया, ये तो 1 मिनट में वीजा मिल जाता है। रोजाना हजारों पाकिस्तानी जो दूसरा पासपोर्ट रखते हैं वो भी वीजा ले लेते हैं, बेशुमार गैर मुल्की बड़े आराम से पाकिस्तान का वीजा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो कोई भी ब्रिटिश आदमी ऐसे ही वीजा अप्लाई करे फौरन वीजा लग जाता है, लेकिन क्योंकि इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें वीजा दिया नहीं जा रहा क्योंकि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए। दूसरा नाज़रीन, रमजानुल मुबारक शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी है और इस 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ गया। खौफनाक तरीके की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ चुकी है और हर खाने पीने की चीज के ऊपर दुनिया में कीमतें कम हो रही है कि रमजान आ रहा है। जहां जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां पे मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि रमजान मुबारक आ रहा है, इनके लिए गुंजाइश निकालनी है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का मुल्क है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सूरत हाल है कि रमजान आने से पहले एकदम माफिया सरगर्म हो गया और हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब होगा ये कि रमजान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ये माफिया इतना सरगर्म हो जाएगा कि ये चीजों को डबल पे ले जाएगा, फिर थोड़ा सा कम करके हुकूमत कहेगी देखा जी हमने रिलीफ दे दिया। ये इनका तरीका वारदात है, हमेशा से यही हो रहा है। ये कैसे हुआ देखें, सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाकये ने पूरे निजाम के कपड़े उतार दिए, जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निजाम लंगा ही, यानी इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वजीर आजम इतना बेबस हो सकता है जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बैठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के।
ایک تو سہیل آفریدی جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی. ایک دن پہلے انہوں نے حلف لیا اور اگلے دن پہنچ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. کابینہ بنانی ہے, کام کرنا ہے, لیڈر سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے. تو جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ان کو ملاقات نہیں کروائی گئی. اڈیالہ کے دروازے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نہیں کھولے گئے. اب یہ دروازے کھلوانے کے وزیر اعلیٰ کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں, لیکن سہیل آفریدی نے کہا جی میں پہلے سارے قانونی طریقے اختیار کروں گا, میں عدالت میں جاؤں گا, میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, جو آئینی اور قانونی فورم ہے ان تمام کے اوپر میں درخواست کروں گا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. پھر بھی نہیں ہوتا تو جو پرامن احتجاج کا میرا ایک اپنا حق ہے وہ پھر میں استعمال کروں گا, اور وہ حق جو ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو. اگر وہ کرنا چاہے تو وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال سکتا ہے, یہ ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں. اب ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی سہیل آفریدی نے. انہوں نے کہا جی مجھے شہباز شریف کا فون آیا تھا, تو شہباز شریف نے مجھے مبارکباد دی. اب اس پہ نا کچھ خبریں آئی ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم نے فون کیا اور مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا ملکی مفاد میں وفاق نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے. یہ سارا کچھ جو ہے, حالانکہ اس سے پہلے اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی. یہی شہباز شریف کے جو انفارمیشن منسٹر نے, باقی لوگوں نے مل کے پریس کانفرنسیں کی, کبھی نہیں بننے دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے. بڑی بڑی انہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملائے, اور وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. لیکن ہوا کیا, وہ بن گیا. اب جب بن گیا تو اس کو مبارکباد کا فون کیا. یہ اتمام حجت ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس وقت ملٹری کی عادت ہے, یا اس وقت جو پاکستان کے اندر اردلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ مل کر ایک ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیا. اب ایسی صورتحال میں یہ کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے. سب کو اپنے اقتدار کو طول دینا ہے, اور ان سب کو پتا ہے کہ عوام ان کی دشمن ہے. جس دن یہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے, عوام ان کی طبیعت صاف کر دے گی. یہ سارے جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. لہذا اب وہ ہر وہ رستہ بند کریں گے جہاں سے انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ عوام ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکتی ہے. تو شہباز شریف کو سہیل آفریدی نے کہا جی کہ عوام کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے سیاسی معاملات کے حوالے سے. میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. تو اس پر شہباز شریف صاحب نے وہ سنہری الفاظ کہے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. اندازہ کریں آپ کہ عمران خان نے کہا کہ یہ لیلا ہے, جدھر مرضی باندھ دو. عمران خان نے کہا یہ اردلی ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں. شہباز شریف نے یہ ثابت کیا کہ جیل میں قید ایک سابق وزیر اعظم سے ملاقات کروانی ہے, ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ کی, اور اس کو مبارکباد کے لیے فون کر رہا ہے. اس نے پہلی خواہش کا اظہار کیا میری عمران خان سے ملاقات کرواؤ. تو اس پہ شہباز شریف نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں. یہ اوقات ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی. پوچھنا کس سے ہوگا؟ جونیئر آفیسر سے پوچھے گا, وہ اپنے سینئر آفیسر سے پوچھے گا, بات فیلڈ مارشل تک جائے گی, وہاں سے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو نہیں ملتی. یہ جناب پاکستان کے وزیر اعظم کے حالات ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم نے فون نہیں کیا. اب سہیل آفریدی نے کہا کہ میں تمام قانونی اور آئینی رستے اختیار کرتا ہوں تاکہ کل کو کوئی ہمیں الزام نہ دے سکے کہ جناب ہم نے کوآپریشن نہیں کیا. اب آ جائیں, یہ تو وہاں ملاقات تو ہوئی نہیں, لیکن توشہ خانہ 2 کا کیس چلا ہے. عمران خان صاحب کی فیملی اندر گئی. خان صاحب نے کیا کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے توشہ خانہ 2 میں ایک لمبی تاریخ دے دی گئی ہے, اور اگلی تاریخ ڈالی گئی ہے 29 اکتوبر, یعنی اگلے 15 دنوں تک کوئی سماعت ہونے نہیں جا رہی. 29 اکتوبر کی تاریخ ڈالی گئی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 29 اکتوبر کو بھی ایک لمبی تاریخ ڈال دی جائے. بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو بھی ملاقات ہوتی ہے یا جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب جیل میں سماعت ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. اب یہ جو 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دی گئی ہے, یعنی آج 16 تاریخ ہے, 29 تاریخ 2 ہفتے کی تاریخ. 2 ہفتے کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, فیملی نہیں مل پائے گی, عدالت کے اندر کیس نہیں لگے گا تو صحافی انہیں نہیں سن پائیں گے, وکلا نہیں مل پائیں گے. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک ایکسٹینشن کا ٹائم نہیں گزر جاتا میکسیمم چیزیں